हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइसोमर्स टॉपिक चल रहा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपन डिस्कस करते हैं। क्या होता है भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर? हमने कहा था, जब इसकी डेफिनेशन को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने आपसे बोला भी था कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपन किसको बोलेंगे कि सर रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम होना चाहिए और उससे जुड़ी हुई यूनिट अगर आपकी डिफरेंट है और वो क्या हो, सेम प्लेन में होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा भाई, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये तीनों कंडीशन एक साथ जहाँ फॉलो हो जाए वहाँ आपका ज्योमेट्रिकल आ जाएगा। आइसोमर विच प्रोसेस द सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किसके बिटवीन का भाई, क्या कह रहा है ये कि सर अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट होना चाहिए ग्रुप या एटम का स्पेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कि एक रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम के अलोंग 3D स्पेस में ग्रुप या एटम का अरेंजमेंट कनेक्टिविटी डिफरेंट आ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। क्या आपको समझ में आया? क्या बोलो, कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे भाई? हम उसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे, राइट? ठीक है। अब यहाँ देखो कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कंडीशन क्या क्या है मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन लो कि सब एक रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम होना चाहिए, पहली कंडीशन। देखो भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो ये कैसा है भाई, आपका रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम है। ये कैसा है आपका रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम है। ये भी आपके दो sp3 कार्बन रिंग के उनके बिटवीन जुड़ी हुई ये दोनों यूनिट क्या हो भाई, डिफरेंट हो, तो भी क्या देगा, ये एक रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम होगा। होगा कि नहीं होगा? और बता दूं मैं आपको, एजाइड भी आपका क्या है भाई, एक रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम है। अभी मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ एक कंडीशन, हम रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं भाई, रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम देख रहे हैं। ये आपका यहाँ ये है और इधर क्या है भाई, OH है। ठीक, ऑक्साइम बोल सकते हैं, एल्डोक्साइम, कीटोक्साइम हो सकता है भाई आपका। अरे हो सकता है, बोलिए भाई। ये आपके सिस्टम अगर है तो इसे क्या बोलेंगे अपन कि सर ये रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम है, इनकी वजह से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर अराइज हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें है ही सही, अभी तो एक कंडीशन हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है साहब, ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ डबल बॉन्ड of ring structure do rotate at the room temperature, the molecule access in two or more configuration. The rigidity is described restricted rotation, hindrance, रोटेशन और नो रोटेशन। क्या सर हम ये कह रहे हैं कि ये जो रोटेशन है ना इनका, ये रोटेशन, इसके बिटवीन रोटेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई, रोटेशन नहीं होगा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को क्या करा दूं कि सर मैं एक काम करूं, रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन है, हम इसको रोटेट कराते हैं तो क्या कहते हैं कि सर इन दोनों को रोटेट करा दो, ये और बी को, या इनको रोटेट करा दो, इस तरीके से रोटेट कराओ तो बी ऊपर आ गया सर। क्या रोटेशन, पूरा मॉलिक्यूल रोटेट हुआ है भाई। उस रोटेशन किसे बोलेंगे कि सर अलॉन्ग क्या हो जाए, जैसे ये है, अब ये ऐसे है तो ये इस तरीके से हो गए, पूरा मॉलिक्यूल अगर घूम गया ऐसे तो उसे रोटेशन थोड़ी बोलेंगे भाई। रोटेशन क्या है कि इस सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग इस तरीके से ये घूम गया तो इसे मैं रोटेशन बोलूँगा। तो अगर नहीं घूम रहा है तो रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन है। अब पूरा मॉलिक्यूल घुमा है वो बात अलग है भाई, ये रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन होगा। ठीक, अब आपने क्या किया, रिंग को भी पूरा घुमाया है यहाँ पे, या इन दोनों बॉन्डों को घुमाए, इनको घुमाया बॉन्डों को। अरे बोलो यहाँ बी आ गया, यहाँ ए था वहाँ बी आ गया, बोलो भैया ये भी इस तरीके का रोटेशन भी आप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इस तरीके का रोटेशन यहाँ नहीं करवा सकते। कर क्या सकते हैं सर, अब देखो कि सेकंड टू ग्रुप्स अराउंड द सिस्टम ऑफ द रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि सर हर एक रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी जो यूनिट होगी, हर एक जो रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी यूनिट है ना, रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कौन से दो ग्रुप अलग अलग होने चाहिए भाई, जो ईच रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी पॉइंट से जुड़ी हुई दो यूनिट या दो ग्रुप जो हैं वो आपके क्या हो भाई, डिफरेंट हो। क्या हो भाई, डिफरेंट हो। सिंपल सी बात कैसे देखेंगे सर, ये C डबल बॉन्ड C था और इधर भी था, इससे जुड़ी हुई दोनों यूनिट क्या हो, डिफरेंट होनी चाहिए। AB ये क्या है भाई, डिफरेंट है। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों यूनिट यहाँ नहीं चलेंगी, चल जाएंगी ना, कैसे भी जोड़ो, बस दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। ईच रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी पॉइंट से जुड़ी हुई दोनों यूनिट क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसा नहीं कि चारों डिफरेंट हो, वो हो सकती हैं, उसमें भी आपका EZ होता है वहाँ पे। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक, ये कंडीशन आपकी यहाँ बन जाएंगी। ठीक, ठीक है भाई। अब बताओ, टर्मिनल ग्रुप मस्ट बी नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई ये क्या होना चाहिए आपका, सेम प्लेन में होना चाहिए। ऐसे बोलो ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है भाई, कि ये सेम प्लेन में हो, परपेंडिकुलर ना हो। तो हमने कहा ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल होगा, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे भाई, टर्मिनल बैलेंसेस परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो ये जी शो नहीं करेगा। एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो ये और ये अब कहाँ आ गई, आपके सेम प्लेन में आ गई भाई, सेम प्लेन में आ गई। अभी रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम हो गया, और दोनों यूनिट क्या है, ये डिफरेंट है। इधर भी क्या है, डिफरेंट है, और इधर भी क्या है भाई आपके, ये डिफरेंट है ना। तो ये जीआई शो करेगा। और इस सिस्टम को बोला जाता है आपका कौन सा सिस्टम बेटा, एलियन सिस्टम। हम एलियन सिस्टम में क्या चेक कर रहे हैं, बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर देख रहे हैं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे देगा क्या, एलियन सिस्टम है भाई आपका ये। ठीक, क्लियर है। अब देखो आप, कॉन्फ़िगरेशन, नोमेनक्लेचर और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब हमने सर कंडीशन तो देख ली, अब हमने कंडीशन तो देख ली कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कैसे करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, उन पे तो हमने बात कर ली। लेकिन सर अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सर ठीक है। अब देखिए टॉपिक, कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस कैसे बोलेंगे सर, सेम ग्रुप सेम साइड हों, सिमिलरिटी ऑफ ग्रुपों में क्या होगी भाई, सिमिलरिटी होगी। सेम ग्रुप अगर आपके सेम साइड हैं तो उसे सिस बोलेंगे, और सेम ग्रुप अगर आपके अपोजिट साइड हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे भाई, ट्रांस बोल देंगे। एक होगा भाई आपका इजेड में सीनियरिटी से देखेंगे हम, सीनियरिटी मतलब हाई प्रायोरिटी, या सीनियरिटी मतलब क्या लिख सकते हो आप बेटा, और हाई प्रायोरिटी, कि हम इसे क्या दे लेंगे, प्रायोरिटी दे देंगे। और जो क्या बोलते हैं, जेड मतलब जुस्सम, ई मतलब एंटीजन। अगर आपके सेम साइड है हाई प्रायोरिटी ग्रुप तो जेड होगा, और अगर आपके हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, अपोजिट साइड है, तो आपका ई कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस तरीके से आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे। अरे कर लोगे क्या, ठीक है। तो पहला सिस और ट्रांस देख लेते हैं अपन। अच्छा दिया नहीं है भाई, उसके बाद तो आपको यही दे दिया, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलो भाई मैं बता देता हूँ आपको ना, एग्जाम्पल देखिए भाई आप, यहाँ सिस और ट्रांस कैसे बोलेंगे कि सर सब डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ये जो बना हुआ था, अगर सेम ग्रुप सेम साइड हैं तो इसे तो हमने क्या बोला था, सिस। और अगर सेम ग्रुप कहाँ है बेटा, अब आपके अपोजिट साइड हैं तो इसे क्या बोलेंगे अपन, ट्रांस बोलेंगे। ये नोमेनक्लेचर है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे देखो, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 C H डबल बॉन्ड CH3 और H, यहाँ कार्बन है। कहाँ है भाई, अभी ये सेम साइड है तो इसे क्या बोलेंगे, सिस, क्योंकि ये कहाँ है आपके सेम साइड है। गोले मान लो यहाँ सेम साइड, सेम साइड है ना, यहाँ गोले मार दो अपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड, ठीक है भाई, ऑपोजिट साइड है भाई, क्लियर है क्या। अब एक और क्वेश्चन देखो यहाँ, अगर मैं इसको ये इस तरीके से कर देता तो ये, तो आपके कहाँ चले जाते, अपोजिट साइड चले जाते, तो इसे क्या बोलते हैं आप, ट्रांस। क्या बोलते भाई इसे, ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन इसे, ट्रांस बोलेंगे, राइट। अब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर आपको निकालने हैं, उससे पहले मैं ईजेड और बताया था भाई आपको, है ना।
EZ। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी किससे देखोगे, CIP रूल से। कौन इनवॉल्व प्रीलॉग रूल होता है भाई। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका कि सर जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उसे हम क्या दे देते हैं बेटा, हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, चारों ग्रुप को अलग कर देता हूँ मैं, यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन है। देखो भैया कार्बन जो है, अब आप देखोगे कैसे बेटा, यहाँ आपको देखना किस तरीके से, वो देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ CH3 है। इस रेस्ट्रिक्टिव रोटेटिव पॉइंट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम का क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, मतलब इसको हम क्या देंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ कार्बन से कौन जुड़ा है, फ्लोरीन। यहाँ कौन जुड़ा है, क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इसको क्या देंगे बेटा, हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है भाई, अपोजिट साइड है, मतलब E कॉन्फिगरेशन होगा। क्या कॉन्फिगरेशन होगा बेटा, E होगा। अगर मैं कहता आपसे कि सर जब ऐसा दिया है आपने, फ्लोरीन है और डबल बॉन्ड है और सर इधर आइसोटॉप है, क्या है बेटा, इधर क्लोरीन है, तो इसका तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी। और अगर आपके क्या जाते, आइसोटॉप आ जाए, है ना, तो आइसोटॉप में जिसका मास ज़्यादा होगा उसको अपन क्या देंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाईएस्ट प्रायोरिटी। अभी कहाँ है, अपोजिट साइड है, तो E कॉन्फिगरेशन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो। जब आपके सुनते चलो, रूल है भाई ये आपके, है ना, 1 2, मैंने इसमें क्वेश्चन भी करवा दिए भाई आपको 3। एक वैरायटी और क्या बन सकती है भाई यहाँ पे कि सर अगर हमारे पास यहाँ मैं कहता हूँ CH2 और इधर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा, और सर इधर कार्बन है और इधर मेरे पास CH3 ही है ठीक है, और अब मैं डबल बॉन्ड के साथ C, इधर H और इधर D ले रहा हूँ, तो D का तो भाई हाईएस्ट प्रायोरिटी हुई, क्यों, ड्यूटेरियम है, ठीक है, मास ज़्यादा है। इधर क्या करेंगे सर, सबसे पहले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है बेटा, अब इसको थोड़ा फैला के लिख लो आप, ठीक है, कार्बन, और यहाँ कार्बन से कौन जुड़ा है सर, तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं। सर इधर कैसे लिखूँगा, सर इधर ऐसे लिख लो इसी चीज़ को, सर कार्बन है, कार्बन के साथ क्या जुड़ा है बेटा, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से एक और H जुड़ा हुआ है। अब मैंने देखा ये कार्बन बराबर, ये कार्बन बराबर, उसके बाद मैंने इससे कार्बन से जुड़े हुए जितने भी एटम हैं उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ भाई, किस में लिखूँगा, एटॉमिक नंबर के, बोलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और यहाँ बेटा क्या लिखोगे आप, तीनों की तीनों क्या है भाई आपके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो इधर से नीचे तो हाइड्रोजन और ऊपर ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी दोगे। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है भाई, अपोजिट साइड है, तो E, ठीक है। अब क्या करा अपन ने इसमें, तो सर जब भी हमारे रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी पॉइंट से जुड़ी हुई दोनों बैलेंसेस क्या हैं, सेम आ रही हैं। बैलेंस मतलब एटम कार्बन कार्बन आ रहा है, तो अब हम किसके पास जाएंगे, पड़ोसी के पास, और पड़ोसी से पूछेंगे भैया तुम अपना एटॉमिक नंबर बता दो। जिस पड़ोसी का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम क्या दे देंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे, उसे हम क्या दे देंगे भाई, हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे, उसे अपन क्या करेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है, उसको अपन क्या दे देंगे भाई, हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे। यहाँ पे क्लियर है, क्या कर लोगे ठीक, इस तरीके से आपको EZ निकाल लेना है भाई। अब आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए फॉर्मूले याद कर सकते हैं, कैसे, नेचर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ GI एंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। जब आपकी कैसी है भाई, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कंपाउंड डिसिमिलर एंड, तो 2 की पावर n लगाएंगे। जैसे यहाँ देखो आप, ये आपका यहाँ से इधर C2H5 जुड़ा हुआ है और इधर CH3 जुड़ा हुआ है, अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल अगर ये है तो भाई 2 ही ऐसे हैं सेंटर, 1 और 2, तो n की बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n बराबर क्या मतलब, स्टीरियोजेनिक सेंटर, जो आपके क्या कर रहे होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे होंगे ये दोनों, ठीक। तो अब कितने देगा ये टोटल, 2 की पावर n मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो ये क्या बन सकते हैं, सिस हो सकते हैं, सिस ट्रांस हो सकते हैं, एक सिस ट्रांस हो सकता है, एक ट्रांस हो सकता है। तो कितने बन गए भैया आपके, 4 बन गए, बने कि नहीं बने, बोलो। अगर आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो 2 चीज़ें लगानी है भाई आपने, सिमिलर एंड है। तो जब आपके n की वैल्यू क्या है, A1 है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जब आपकी n की वैल्यू ऑड है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और ये आपके 2 क्वेश्चन रहे भैया। यहाँ आपके n की वैल्यू क्या है भाई, A1 है, 2 है, और यहाँ आपके n की वैल्यू 1 2 3 है, तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अब बस लगा दो फॉर्मूला, तो आपके पास इसके 3 आ जाएंगे और इसके कितने जाएंगे, 6 आ जाएंगे। आप बना कैसे रहे हैं वो आप इधर देख लो, ये कॉम्बिनेशन से, ठीक है, बना के आप देख सकते हैं भाई, बना के देख सकते हो कि नहीं दे सकते, सिस और ट्रांस में, बताओ कैसे देखेंगे सर, बना सकते हैं आराम से। बस ग्रुपों को ही तो आपको क्या करना है भाई, एक्सचेंज करना है, और कुछ थोड़ी ना करना है। ग्रुपों को क्या करना है आपको,
बस आपको ग्रुप एक्सचेंज करनी है भाई, ठीक है, ग्रुप क्या करने हैं आपको यहाँ पे एक्सचेंज करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो भाई, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर, सबसे पहली आती है डाइपोल मोमेंट। क्या डाइपोल होगा भाई, हमें पता है डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल एक क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो कैसा होता है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। ये लो भाई इस तरीके से, तो इसकी जो टेल होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, टेल। तो टेल कहाँ रहती है भाई आपकी, ये टेल, ये लेस ई एन एटम की तरफ रहती है, लेस ई एन एटम की तरफ। और हेड कहाँ रहता है भाई आपका, हेड, ये भाई आपका मोर ई एन एटम की तरफ रहता है, मोर ई एन एटम की तरफ, ठीक है। इस तरीके से इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भाई। अब आप समझ गए होंगे वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स कि सर कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो है ही इसके पास, ठीक। तो डाइपोल के लिए देखो भाई, मैंने डाइपोल बनाना आपको सिखा दिया, ठीक। इसके डाइपोल बराबर क्या लिखते हैं अपन, चार्ज इनटू डिस्टेंस, भाई यही तो होता है। उसको क्या बोल देते हैं अपन, बोलो क्या बोल देते हैं उसे अपन, उसी को अपन बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। उसी को क्या बोलोगे भाई आप, डाइपोल बोलोगे। द एक्सटेंट ऑफ पोलर कैरेक्टर, द एक्सटेंट ऑफ पोलर कैरेक्टर, द डिग्री ऑफ पोलरिटी इन कंपाउंड इज गिवन बाय इट्स डाइपोल मोमेंट, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नेट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज and the distance of the separation of charges. The bond length is expressed by given formula mu into q into d. अब देखो यहाँ क्या है भाई आपकी, d तो डिस्टेंस है और q क्या भाई आपका चार्ज है। बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है आपका वो क्या है, बोलो क्या है, वो आपकी डाइपोल मोमेंट है, ठीक है भाई, वो क्या है आपका डाइपोल मोमेंट है, ठीक। अब वेयर एज द Q is partial charge on individual atoms A and B whose value increases with increases in En, difference between A and B। हम कह रहे हैं कि डाइपोल का मान कब बढ़ेगा भाई, जब डेल्टा En बढ़ेगा बिटवीन टू एटम, जब डेल्टा En ज़्यादा होगा तो फिर भी आपका म्यू भी क्या होगा भाई, म्यू भी आपका क्या होगा भाई, नॉट इक्वल टू 0 होगा और इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, क्या होती जाएगी भाई, इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे अब आप देखो HF, HCl, HBr, HI, डेल्टा EN सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो म्यू सबसे ज़्यादा, डाइपोल सबसे ज़्यादा कहाँ है, उसमें है। कार्बन 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 CN, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन फ्लोरीन में, इस बॉन्ड में पोलरिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि डेल्टा EN सबसे ज़्यादा होगा यहाँ, ठीक। तो फिर यहाँ, ठीक है भाई। ये दो केसेस है, डेल्टा म्यू नॉट इक्वल टू 0 ही रहेगा, डेल्टा म्यू नॉट इक्वल टू क्या रहेगा भाई, 0 रहेगा दोनों केसेस के अंदर। आइसोमर बिच प्रोसेस, क्या कह रहा है, आइसोमर बिच प्रोसेस the same molecular and structural formula but different in the arrangement of atoms or group in space due to restricted rotation are known as symmetrical isomers and phenomena is called symmetrical isomerism। पर डेफिनेशन को यहाँ दिया है। अब उसमें आप देखो symmetrical isomer में कैसे होगा भाई आपका, कंडीशन ऑफ symmetrical isomers ये अपन पढ़ चुके हैं भाई। symmetrical isomer arises due to the presence of double bond और ring structure increases dipole moment of the molecule। अब डाइपोल एक मॉलिक्यूल में कैसे होगा, इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स। हमने क्या कहा कि भाई जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं उनके बिटवीन जो आपके चार्ज इनटू डी डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है वही क्या है आपका भाई डाइपोल है। तो ये क्या कह रहा है, डाइपोल एक वेक्टर सम है, वेक्टर क्वांटिटी है। इफ़ द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स बिकॉज 0, अगर ये 0 है देन मॉलिक्यूल इज सेड टू बी नॉन पोलर। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है भाई आपको कि अगर आपकी म्यू की वैल्यू क्या आ गई, अगर भाई आपके यहाँ म्यू की वैल्यू 0 है दैट मीन्स डेल्टा म्यू, तो फिर भाई आपका अगर म्यू 0, आप तो डेल्टा म्यू क्यों बोलते हो, म्यू ही बोलो, ठीक है। अगर आपका म्यू 0 है दैट मीन्स मॉलिक्यूल कैसा है भाई आपका नॉन पोलर है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल कैसा है आपका नॉन पोलर है। और अगर आपका म्यू क्या है भाई, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब अब क्या आ गई है कंपाउंड के अंदर पोलरिटी, तो कंपाउंड कैसा है भाई आपका फिर पोलर होगा, ठीक है। अब आप डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर जनरली ग्रेटर देन ट्रांस से ज़्यादा होता है सिस का, क्यों देखना पड़ेगा भाई अपन को।
बनाया तो नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट दे दिए, तो बना के बता देता हूँ मैं। देखो C डबल बॉन्ड C CH3 ये हाइड्रोजन, राइट। अगर मैं ट्रांस की बात करूं, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें वेक्टर कैसे बनेंगे। दो चीज़ें समझना, जब भी वेक्टर आपके सेम डायरेक्शन में जा रहे हो इस तरीके से, तो आप क्या बोलोगे कि म्यू नॉट इक्वल टू 0, और ये तब क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। बस अंदाज़ा लगाना है आपको। जब आपके वेक्टर क्या होंगे भाई, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे 100%, तो फिर आपका म्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, और वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है भाई, 100% वो क्या कर देंगे, वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपको मुझे इस क्वेश्चन के अंदर सोच के बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सोचना है कि किसके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 है और किसके अंदर नहीं है। और डाइपोल अगर 0 नहीं है तो वो क्या करेगा भाई, वो क्या करेगा, इसको भी आपको क्या करना है भाई, समझना है। क्या अगर सर नहीं है तब वो क्या करेगा, बोलो, तब वो क्या करेगा, उस केस को भी भैया आपको समझना पड़ेगा। बताइए कैसे समझेंगे भाई। आप क्या करेंगे, बोलो भाई। देखो अब हमने कहा था कि सर लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ उसका हेड रहेगा, तो देखना तुम, ये लो भाई, मैं बनाता हूँ। मोर ईएन है ये, तो एक तो इधर बनेगा और सर एक इधर बनेगा, है ना। और यहाँ क्या बनेंगे बेटा, बोलो, ये लो भाई, इस तरीके से कट मार दो। ठीक है, अब भाई वेक्टर क्या है, यहाँ अपोजिट है, तो म्यू कितना आएगा, मिनिमम कितना होता है, 0। अब यहाँ एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है बेटा, दोनों इससे जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहा होगा, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये कैसा है बेटा, आपका पोलर है, और ये कैसा है भैया, आपका नॉन पोलर है। एक बात बताओ, जो पोलर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई, मैं सब यही बता दिया, आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। जो पोलर है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करेगा, अगर वो करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा भाई, जनरली ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तीनों की तीनों आपकी जो फैक्टर हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे भाई, आपके किस पर डिपेंड करेंगे, आपके म्यू पर, डाइपोल मोमेंट पर। जिसका डाइपोल ज़्यादा उसकी पोलरिटी ज़्यादा, और जिसकी पोलरिटी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा, किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है भाई, और अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो वाटर के साथ क्या कर रहा है भाई, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसका, इसका। ठीक है, बस भाई अब बॉइलिंग पॉइंट पे आगे वही बात आ गई। देखो सरफेस एरिया मैंने पहले ही कहा था, ये देखो, चलो यहाँ से अपन एक काम करते, पहले इसको बेटा, इसको एक बढ़िया बॉक्स में बंद करते हैं भाई, है ना, इस चीज़ को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। बस ऑर्गेनिक में जब भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आएगी भाई। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में ज़रूर आएगी, ये वाली। क्यों, क्योंकि सब बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैन डर वाल्स फोर्सेस के, और वैन डर वाल्स फोर्सेस किसके है, एटॉमिक वेट किया है, मॉलिक्यूलर वेट के, और वो क्या है भाई, सरफेस एरिया को बता रहा होगा। ब्रांच बढ़ेंगी तो आपका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। बात आ रही समझ में। सबसे पहले फैक्टर यही है भाई, सबसे पहले फैक्टर यही है कि ये अगर आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस के अंदर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया भैया। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट जब भी आप बात करेंगे, जनरली अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो जनरली तो हम कहते हैं कि साहब पैकेजिंग एफिशिएंसी, जिस सॉलिड की जितनी अच्छी होगी पैकेजिंग, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा भाई, मेल्टिंग पॉइंट होगा। जितनी अच्छी पैकेजिंग है डिपेंड्स अपॉन
इन फैक्टर पर आपकी पैकिंग डिपेंड करेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा भाई आपका। फिर आपके डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस आ जाएंगे और फिर आपके वैन डेर वाल्स फोर्सेस आ जाएंगे भाई, ठीक है। ठीक, जिसमें आपके स्ट्रक्चर आइसोमर आ जाएंगे, ठीक है भाई। मतलब सर ये सही बता दिया आपने। जब भी हमें मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन दिया होगा, पूछा जा चुका है भाई सिसो ट्रांस में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके जेईई मेंस के अंदर कि भाई बताओ सिसो ट्रांस में मेल्टिंग पॉइंट के ऑक्सीजन रीजन में किसका ज़्यादा है, और जिसका ज़्यादा है उसका रीज़न दिया था कि इसलिए है क्या, बताओ सही बोल रहा है क्या वो। उसने कहा था पैकेजिंग एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है भाई। और ट्रांस का ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्म शेयर की तरह बन जाती तो अच्छी पैकेजिंग हो जाती है उनकी, मतलब उनकी पैकेजिंग ज़्यादा होगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा था, सिस का ज़्यादा था, ठीक है। ठीक है भाई। सिमेट्री की बात करेंगे, सिमेट्री की, तो सिमेट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, मोर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। अब अनसिमेट्री होनी चाहिए भाई, जितना ज़्यादा अनसिमेट्री होगी वो उतना क्लोज पैक नहीं होगा, और जिसकी क्लोज पैकिंग होगी उसकी सिमेट्री भी अच्छी रही होगी। इन सिमेट्रिकल आइसोमर द ट्रांस आइसोमर आर मोर सिमेट्रिकल दैन सिस आइसोमर। तभी मैंने कहा था ना आपसे भाई कि मेल्टिंग पॉइंट आपके ट्रांस का क्या होता है, ज़्यादा होता है। CAB और CAB है, टाइप ऑफ एल्कीन है, सो ट्रांसफॉर्म हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन सिस आइसोमर। क्यों, क्योंकि उसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी क्या है भाई, ज़्यादा अच्छी है। क्या है उसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी। भैया अब ये सिस है मान लो आपका ये, तो एक बात बताओ, और ये इसका ट्रांस है, तो इसके ऊपर क्या करोगे आप, आपके लिए रखना आसान है ना भाई, ये इस तरीके से है, तो इसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी क्या हो गई भाई आपके ट्रांस की, ज़्यादा हो गई। ट्रांस की पैकेजिंग एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो बात समझ गए होंगे आप, ठीक। इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये हो गया भाई। वाटर सॉल्युबिलिटी, अगर हम वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो क्राइटेरिया क्या रहेगा भाई वाटर सॉल्युबिलिटी का। अब देखो हमने कहा था कि साहब डाइपोल मोमेंट इंट्रैक्शंस जो हैं आपके ज़्यादा होने चाहिए। चलो यहाँ तक ले लेते हैं इस बॉक्स को, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है भाई, ठीक है भाई। अब आप देखिए कि सब क्राइटेरिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सबसे ज़्यादा रहा होगा, उसके बाद किसका रहेगा भाई, फिर आपके डाइपोल का, फिर आपके वैन डेर वाल्स फोर्सेस का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का। तो सॉल्बिलिटी किससे देखोगे आप, हाइड्रोफिलिक पार्ट अगर अच्छा है तो सॉल्बिलिटी ज़्यादा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या कर रहा होगा, उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर है, पोलरिटी अगर है तो वो वाटर पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अगर आपकी एल्काइल चेन बढ़ रही है मतलब वो हाइड्रोफोबिक है, दैट मीन्स वो सॉल्बिलिटी को क्या कर रही होगी, कम कर रही होगी भाई, जनरल प्रॉपर्टी में हम बात करें तो, ठीक है। फिर आप हाइड्रोफिलिक सर वाटर लविंग होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। हाइड्रोफोबिक सर वाटर रिपेलिंग होंगे, कार्बन कार्बन की एल्काइल चेन। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा होगा तो सॉल्बिलिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्ट आपका इंक्रीज हो रहा होगा उसके अंदर, हाइड्रोकार्बन वाला, बात को समझो, क्या हो रहा होगा, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अगर ऐसा होगा तो फिर उसकी सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी सॉल्बिलिटी उस केस के अंदर कम हो जाएगी भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांसजियोमेट्रिकल आइसोमर, कौन सा है जो इनमें से सिस और ट्रांस आइसोमर शो कर सकता है, आपको बताना है भाई कौन सा है जो आपका सिस और ट्रांस शो कर सकता है। ठीक है भाई, सोचिए। अब देखो वन ब्यूटेनॉल डबल बॉन्ड है क्या, इस तो वैसे नहीं देगा, ईन होना चाहिए, ये भी नहीं देगा भाई, 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटाइन देगा नहीं, वैसे ही देख रहा है कैसे 2 ब्यूटीन। अब देखो ये यहाँ इस तरीके से, अब यहाँ हाइड्रोजन ले लो, ये 1 2 3 4 आ गया ना भाई आपका, तो 2 ब्यूटीन क्या करेगा आपका, आसानी से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर देगा। ये IPMT 2005 का क्वेश्चन है भाई, सॉरी 2009 का क्वेश्चन है भाई, तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। अब देखो आगे ये बताइए, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज शो बाय
आपको बताना है भाई यहाँ पे, बोलिए, आपको यहाँ पे बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शो बाय, कौन शो करेगा भैया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन शो करेगा, ठीक है, कौन शो आपका यहाँ करेगा, क्लियर है क्या। तो बताइए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमें पता है रेस्ट्रिक्टिव रोटेटिव सिस्टम होना चाहिए और ईच रेस्ट्रिक्टिव रोटेटिव पॉइंट से जुड़ी हुई दोनों यूनिट क्या हो भाई, डिफरेंट हो। बात आ रही समझ में भाई, दिख रहा है आपको, ये मुझे दिख रहा है सर, इधर वाला पार्ट अलग है, यहाँ तो कौन है क्लोरीन और वो है, और इधर वाला पार्ट अलग है भाई, अरे है कि नहीं है, बोलो, मतलब आपका डी क्या होगा भाई। अरे भाई यहाँ देखोगे तो सेम सेम है ना, ये देखो कट गया सेम है, ये कट गया इधर सेम है, और इधर देखो इधर डिफरेंट है, तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन है। बात आ रही समझ में, उधर क्या है, दोनों हाइड्रोजन है। तो उस केस में क्या करेंगे भैया, आप देख लेंगे कि ईच रेस्ट्रिक्टिव रोटेटिव पॉइंट के पास क्या होना चाहिए भाई, डिफरेंट बैलेंसेस होनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई आपके इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2004 का है भाई ये नीट का। चलो भाई इसको देखो, विच ऑफ दिस कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन कौन से हैं भाई जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, बस आपको इतना सा बताना है। पहला करेगा क्या, पहला नहीं करेगा भाई, क्योंकि दोनों यूनिट जुड़ी हुई जो है इससे और इससे दोनों सेम है एक रेस्ट्रिक्टिव पॉइंट से, तो ये तो नहीं करेगा। क्या ये करेगा, क्या इस पॉइंट से जुड़ी हुई ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट क्या है भाई, डिफरेंट है, तो सेकंड तो करेगा भाई, सेकंड तो करेगा। थर्ड करेगा क्या साहब, बोलो, इस पॉइंट से जुड़ी हुई, इस पॉइंट से जुड़ी हुई ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट डिफरेंट है, और इस ओ हो नन ऑफ दीज आएगा भाई, अपन तो बोलते ही जा रहे हैं। ये सिंगल बॉन्ड आ गया अब आपका, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड आ गया ना भाई, तो यहाँ देखो, तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन है और यहाँ भी आपके दोनों हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं देगा, और यहाँ भी आपके क्या है, दोनों हाइड्रोजन, तो ये इधर ये वाला डबल तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ ये वाला डबल आपका दे देगा भाई, ये वाला दे देगा भाई, थर्ड ओनली तीसरा दे रहा है, और ये वाला डबल बॉन्ड दे रहा है तीसरे में भी, ओनली थर्ड। सी आंसर है भाई आपका, क्या है भाई यहाँ पे, सी जवाब आपका ज़्यादा सही है, ठीक है। तो अगला देखो, ये दे देगा कि बताओ, इसमें बोलो, इसमें बोलिए भाई, बोलो, इसमें बोलो, ये देगा क्या, इसमें कौन सा देगा, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं देगा भाई, इधर हाइड्रोजन है इधर लोन पेयर है, हाँ सर ये दे देगा, ये देगा, लेकिन ये सर सेम है दोनों, ये नहीं देगा। यहाँ सर एच है और यहाँ ये वाली यूनिट ये वाली डिफरेंट है, ये देगा। तो आपका पहला और तीसरा दे रहा है, मतलब डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला और तीसरा दे रहा है भैया आपका, पहला और तीसरा दे रहा है, ठीक है। अगला देखो, ये बताओ, ये वाला सोचो, कौन सा कंपाउंड है जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यहाँ कौन सा है जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यहाँ आपको आइसोमर बताना है भाई, कौन सा है जो आपका यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बस इतना सा सोचो। विच ऑफ दिस साइक्लोहेक्सेन्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा, रिंग में डबल बॉन्ड जो होता है, 8 कार्बन से बड़ी जो रिंग होगी उसमें ही आपका जो डबल बॉन्ड है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, 8 से छोटी में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उनकी सिस तो बनती है, उनकी ट्रांस नहीं बनती। क्यों, क्योंकि उनमें ऑलरेडी बॉन्ड स्ट्रेंथ रहता है भाई, तो वो छोटी है तो कॉम्पैक्ट है, तो भाई सिस से ट्रांस में कन्वर्ट वो आसानी से नहीं होगी, और अगर आप कर रहे हैं तो फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बोलो भाई, ज़बरदस्ती बेकार है भाई, ठीक है, मतलब वो क्या हो जाएगा भाई, आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा अगर आप ज़बरदस्ती उसको क्या करोगे, सिस से ट्रांस बनाओगे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ सर, यहाँ अगर मैं देखूँ तो इसको हाफ हाफ कर दूँ, ये मेरा डबल बॉन्ड है, ये मेरा, अगर मैं देखूँ तो इधर वाली यूनिट अलग अलग है, इधर वाली और इधर वाली भी अलग अलग है, मतलब सर ये दे रहा होगा। सर यहाँ तो सिंगल बॉन्ड क्या लाऊंगा, ये नहीं देगा। अच्छा ये देगा क्या, डबल बॉन्ड क्या लाऊंगा, नहीं देगा सर, 6 से छोटा है। अच्छा सर ये देगा क्या, नहीं साहब, एक sp2 पर और एक sp3 पर है, तो ये भी नहीं देगा, ओनली फर्स्ट दे रहा होगा। आंसर पहला होगा भाई, ओनली फर्स्ट देगा, फर्स्ट देगा भाई, ओनली फर्स्ट। क्यों देगा, हमने सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट रोटेटिव सिस्टम तो देखो, ये है क्या, नहीं है इसके अलावा, क्या यहाँ बेटा है क्या, बोलो है क्या। अच्छा देगा भाई आपका सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है, 1 मिनट, सेकंड नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा,
नहीं देगा। इथाइल इथाइल sp3 पे एक एक हाइड्रोजन, अच्छा ये यूनिट सेम है, हाँ ठीक है, दे सकता था सेकेंड भी, पर उसने ऑप्शन नहीं दिया कोई सा भी, ठीक है। तो पहला ही है मात्र आपका ऐसा जो दे देगा आपको, है ना, ठीक है भाई। इसको बताओ, विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऐसा कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, बस आपको वो बताना है भाई। आपका ये एजो है, या लोन पेयर होंगे, इस पर भी लोन पेयर होंगे, तो दोनों यूनिट डिफरेंट होगी, सूडो एटम की तरह कंसिडर करना देगा। यहाँ OH है, sp3 कार्बन पर 2 sp3 कार्बन है, इन दोनों पर अगर यूनिट अलग अलग है ये भी देगा भाई आपका। अच्छा ये बोलो यहाँ से CH2 CH2D ये नहीं देगा भाई आपका, है ना, ये इधर तो हाइड्रोजन आ रहा है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या आ रहे हैं आपके, सिमिलर आ रहे हैं उस केस में, क्या आ रहे हैं भाई, सिमिलर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं वहाँ पे आपके, दोनों सिमिलर आ रहे हैं, वो दोनों क्या आ रहे हैं आपके भाई, सिमिलर आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे सिमिलर, बताओ, ठीक। अगला देखो, रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स आर, इन दो स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताना है भाई, है ना, इन दो स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताना है। सोचो, अब आप अगर इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग देखोगे तो भाई देगा क्या, बोलो देगा क्या, और कौन सा आइसोमर है दोनों में, ज्योमेट्रिकल है भाई, ठीक है, दोनों में कौन सा भाई, ज्योमेट्रिकल है, ये बात तो पक्की है, ठीक है, दिख ही रहा है ना यहाँ बेटा, यहाँ ये है, यहाँ ये है, अब यहाँ भी आपके क्या है, हाइड्रोजन है, दोनों तरफ की यूनिट अलग अलग है, 8 से बड़ी रिंग है भाई, तो दे देगा आराम से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कौन सा आपका इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बस आपको इतना सा बताना है भाई, बोलो कौन सा करेगा और कौन सा नहीं करेगा, बताइए कौन सा करेगा और कौन सा नहीं करेगा, बोलो जल्दी, कौन सा करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सेम आगे करेगा। यहाँ भाई इसको तो देखना है क्या, नहीं देखना सर, ना देखेंगे भाई, क्यों नहीं देखेंगे, बोलो भाई। जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल, तो अब ये प्लेन अलग है तो ये भी नहीं देगा, फिर आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं देगा भाई आपका, नन ऑफ दिस बिस कंपाउंड पहला आपका दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ही दे रहा है, बिच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो आपका पहला यहाँ पे क्या करेगा भाई, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर देगा, क्लियर है क्या। चलो अगला देखो भाई, ये बताओ, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड आर पॉसिबल, अनसिमेट्रिकल है 2 की पावर n लगा दो भाई, 2 की पावर n, ये भी आपका देगा ये भी आपका देगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, और अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n, टोटल gi, तो 2 की पावर 2 मतलब कितने 4, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा भाई, सी आंसर आ जाएगा। यहाँ आपके पास क्या आ गया भाई, सी आंसर आ चुका है। अच्छा ऑप्टिकल देखो भाई, फटाफट आप ऑप्टिकल को देख लो, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या कहता है भाई आपका, कि सर जो अपनी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, वो फोटोमीटर ट्यूब के अंदर कंपाउंड जो पड़ा हुआ है वो बिहेवियर शो कर दे। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए तो क्या एनालाइजर में भाई, डिटेक्टर में होगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, देखो ये तो क्लॉकवाइज है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो लीवो रोटेटरी है भाई, और ये से कंपाउंड को क्या बोलेंगे अपन, ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, और जहाँ रोटेशन बिल्कुल नहीं हुआ यहाँ, वो कैसे होंगे भाई, आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होंगे, ठीक है भाई। क्या क्या लेते हैं सर, सोर्स ले लिया ऑर्डिनरी लाइट का, ये आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, हर डायरेक्शन में जा रही है, निकोल फिल्म से पास करी तो क्या हो गई है ये आपकी PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, जो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, ट्रैवल कर रही होगी। पोलरीमीटर में क्या है आपका सैंपल पड़ा हुआ है भाई इसमें, और जैसे इस लाइट को आपने पास किया, अगर ये कोई भी रोटेशन शो नहीं करती तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर क्लॉकवाइज घूमती है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो, बोलो भाई, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं और लीवो को नेगेटिव से कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब आगे देखते चलो, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है भाई, अब आपको मैंने बता दिया, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, जो एक ही प्लेन में क्या कर रही है भाई, आपकी ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या है भाई, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिव कंपाउंड, सर्टेन कंपाउंड रोटेट दी प्लेन पोलराइज लाइट इन कैरेक्टरिस्टिक वे
एंड इट इज पास थ्रू देयर सॉल्यूशन। अगर वो उस लाइट को क्या कर रही है भाई, उसकी प्रति बिहेवियर शो कर रही है। कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल थ्रू सर्टेन एंगल नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड दिस प्रॉपर्टी इज वर्चुअल रोटेट द पीपीएल नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। और इसे हम क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कह रहे हैं। लेकिन सर अब ये तो एक्सपेरिमेंटल बातें हैं सब डेफिनेशन में, हमें सवाल में कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। डेस्क रोटेटरी बता ही दिया, लिबरोटरी मैंने आपको बता ही दिया। डेस्क मतलब आपके क्लॉकवाइज रोटेशन अगर करा रही है आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, कंपाउंड अगर आपका पीपीएल को क्या करा रहा है भाई, क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है तो डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज करा रहा है तो आपका लिबरोटरी होगा, ठीक है। अब ये अपने क्वेश्चन अभी भाई आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन बेस डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भाई इस तरीके का। बेस डैश क्या कहता है भाई आपका, अब यहाँ ध्यान से सुनना आप। इट इज़ ए कन्वीनिएंट वे ऑफ डिपेंसिंग ऑफ ई डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन 2 dimensions इन द प्रोजेक्शन फोरवॉन्स ऑफ ए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल शो बाय 2 lines इन द प्लेन। 2 लाइन तो क्या होंगी भाई आपकी प्लेन के अंदर होंगी इस तरीके से, ठीक है। अब इन्हें तो क्या बोला अपन ने प्लेन में है, एंड एक होगा वेज जो अवधि प्लेन होगा। वेज वेज मतलब बेटा क्या है, ये ऑब्जर्वर की तरफ होगा, और डैश मतलब ऑब्जर्वर से दूर होगा। इसे क्या बोलेंगे अपन, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये क्या है भाई, ये टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। दैट मतलब क्या है भाई, अब द प्लेन है, अब दी प्लेन, ये प्लेन से बाहर आ रहा होगा, और ये इन दी मतलब बिलो दी प्लेन है। ठीक है। अब ये कैसे है भाई, ये इस तरीके से है, इस तरीके से। ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये वाला जो हाथ है मेरा, ये बाहर दिख रहा है आपको, तो मतलब ये बेस है अगर आप सामने से देख रहे हैं तो। और ये क्या है भैया आपके पास जो आपसे दूर जा रहा है, ये डैश है। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ सामने, आपके सामने खड़ा हूँ इस तरीके से, तो ये क्या है भाई, ये मेरी तरफ है, तो मेरे लिए ये क्या है, बेस है। और अगर आप देख रहे हैं सामने से तो ये आपके लिए क्या है, बेस है। अरे होगा कि नहीं होगा, तो इसे बोला जाता है बेस डैश फॉर्मूला। ये 3D रिप्रेजेंटेशन होता है भाई मॉलिक्यूल का, ठीक। अब 2D में अपन करते हैं फिशर। तो फिशर क्या कहता है साहब, कि जब भी आप इसके सामने खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे जो आपका राइट होगा, आपका जो लेफ्ट होगा, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ और सामने खड़ा हूँ तो फिर जो मेरा राइट है वो कहाँ जाएगा भाई, अपोजिट चला जाएगा। बाहर वाला कहाँ जाएगा, अपोजिट। अंदर वाला कहाँ आएगा, बाहर। तो ये एक ही प्लेन में होती है भाई आपकी फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन अक्रॉस द रिप्रेजेंटेशन कायरल मॉलिक्यूल, द इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट कायरल सेंटर। इंटरसेक्शन जो होता है इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट होगा आपके कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। द हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट द बॉन्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द व्यूअर एंड वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्या कहा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। दैट मीन्स बेटा अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ 3D में, तो आपके इस तरीके से रहा होगा। ये किसकी स्ट्रक्चर है भाई, ये इसकी स्ट्रक्चर है इस तरीके से। हमने क्या कहा सर, ये वर्टिकल लाइन है। ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल। और ये कौन सी लाइन है भाई आपकी, हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या कह रहे हैं कि सर जो हॉरिजॉन्टल है वो तो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, और टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर की तरफ है, मतलब वो कहाँ रहेगी, प्लेन से बाहर रही होगी, अब द प्लेन रहा होगा, मतलब वो तो कहाँ जाएंगे, आपके बेस पे। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे आपकी, बेस वाली है। आपकी जो डैश वाली लाइन है वो क्या भाई, फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से दूर जा रही होगी, इन दी प्लेन, बिलो दी प्लेन जा रही होगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, इसकी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। इसको हमने क्या किया है, 2D में रिप्रेजेंट किया है। ये तो इसकी कैसी है भाई, ये आपकी 3D पिक्चर है, और ये कैसी है आपकी 2D है। तो फिर सर कैसा रिप्रेजेंटेशन है आपका, 2D रिप्रेजेंटेशन है भाई। कैसा रिप्रेजेंटेशन है भाई आपका, 2D रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन है आपका फिर सर, 2D रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है क्या, बोलो है ना। अब देखो आगे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसे बोलते हैं अपन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन। पहली बात, कायरल सेंटर को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। आप कायरल सेंटर कैसे बोलोगे सर, कायरल सेंटर उसे मैं बोलूँगा ऐसा सेंटर, कायरल सेंटर आप याद रखें। कायरल सेंटर कि सर एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है कोई भी, उससे जुड़ी हुई चारों की चारों यूनिट क्या हो भाई, इस तरीके से चारों की चारों A B C D। अगर ऐसा है तो ये कैसा है भैया आपका, कायरल सेंटर है। अब कार्बन पे चारों बैलेंस ही अलग है तो फिर कायरल कार्बन है, बोलूँ है ना।
ठीक है। तो आपका नाइट्रोजन जो होता है वो भी आपका कायरलिटी शो कर सकता है, कायरल सेंटर शो कर सकता है, वो कायरल सेंटर में आपकी गिनती होगा। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कायरल कार्बन है। ठीक है, अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसी के हम संदर्भ में देख रहे हैं भाई, किसी को हमने क्या माना है, एक रेफरेंस कंपाउंड माना है यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड को। ठीक है, तो इसे बोला जाता है अपन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, किसी के रिलेटिव में देखा डीएल सिस्टम बोला जाता है भाई। अब डीएल सिस्टम किसे बोलोगे सर, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको दिया हुआ है, बोलो क्या दिया हुआ है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है CH2OH। अगर OH ग्रुप अगर आपका राइट साइड है तो D होगा, कहाँ है बेटा ये, राइट साइड। और अगर आपका इधर देखो OH कहाँ गया ऐसे में, अगर आपका लेफ्ट साइड आ गया तो ये क्या होगा भाई आपका L मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है भाई, इस तरीके से अपन को DL देखना होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या देखोगे आप, DL कॉन्फ़िगरेशन देख लोगे। ठीक, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R और S, इसके लिए भाई आपको CIP रूल जो मैंने बताया वही लगाना है। अगर अपन बस एक ट्रिक याद रखेंगे आप, HAR, ये किसके लिए बता रहा हूँ भाई मैं, फिशर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आपको ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं, फिशर फॉर्मूले के लिए। H मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर आपकी फोर्थ मतलब मिनिमम वाली जो प्रायोरिटी आती है, फोर्थ प्रायोरिटी अगर आपकी आती है, प्रायोरिटी अगर आती है, ठीक है, तो भाई आप क्या करेंगे, 1 से 2 और 2 से 3 जाएंगे। और अगर आप कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। कैसे, ए मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ए मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जा रहे हैं तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, आर होगा। क्या होगा भाई आपका कॉन्फ़िगरेशन, आर होगा। जब आपकी फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, HAR से याद रख लेंगे। ठीक है, दूसरी आपको इसकी अपोजिट याद रह जाएगी भाई। अब वर्टिकल की बता दूं मैं तुम्हें, तो VCR याद रख लो, VCR। अगर आपके वर्टिकल लाइन पर क्या है भाई, वर्टिकल लाइन पर अगर आपके कौन है भाई, फोर्थ प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी है। अगर आपकी फोर्थ प्रायोरिटी है तो अगर आपके कहते हैं 1 से 2 और 2 से 3 कहाँ जा रहे हैं बेटा, क्लॉक वाइज जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं आप, क्लॉक वाइज जा रहे हैं। तो फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, VCR, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा भाई आपका कॉन्फ़िगरेशन फिर आर होगा। बस आपको याद रखनी दोनों ट्रिक है भाई, दोनों ट्रिक। मैं रूल याद करने की कहता ही नहीं हूँ भाई कि आप रूल याद करो, रूल याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ये दोनों बातें आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, आपको ये दोनों बातें याद हो जाएंगी। किसके लिए बात बोली है, ये फिशर के लिए। ये किसके लिए बात बोली मैंने, फिशर के लिए। ठीक है, कर लोगे क्या। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन 3D फार्मूला होता है भाई। ये कुछ रूल लिखे हुए हैं, वो अपन मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। अब मैंने आपको ये तो सिखा दिया कि किस तरीके से आप इसको देखेंगे। ठीक है, कि आप किस तरीके से इसको देखेंगे, कैसे देखेंगे। गिवन फॉर रियल 3D अरेंजमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड वेज अकॉर्डिंग CIP सीक्वेंस। हमें CIP के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। फोर्थ प्रायोरिटी जो हमारी मिनिमम होगी वो डिसाइड करेगी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। फोर्थ को छोड़ दो, बाकी के जो 1 2 3 है, आप 1 से 2 2 से 3 जाओ। अगर आप क्लॉक वाइज आते हैं, लेकिन आपकी फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, किस में, आपके फिशर कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आपके फिशर में आपकी फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। सुनना पहला रूल, मॉलिक्यूल व्यूड फ्रॉम साइड अपोजिट टू ग्रुप ऑफ फोर्थ प्रायोरिटी। एग्जाम्पल, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मतलब कहाँ पे है आपकी, वर्टिकल लाइन पे है भाई। तो फिर आपको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है 4 को। रिमेनिंग 3 ग्रुप्स आर व्यूड 1 से 2 2 से 3। आपको उनको देखना है। वाइल डूइंग दिस आई ट्रेवल क्लॉकवाइज। अगर आपकी आई क्लॉकवाइज ट्रेवल करती है, कैसे करती है बेटा, क्लॉकवाइज, तो आप क्या कहेंगे, VCR। वर्टिकल पे अगर आपकी फोर्थ प्रायोरिटी थी तो हमने कहा था ना, क्लॉकवाइज अगर 1 से 2 2 से 3 जाते हैं तो आपका रेक्टस होता है भाई, आर कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। कैसा होगा कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टस, आर होगा। ठीक, वाइल उसका अपोजिट देख लो भाई। अब इधर उसका अपोजिट देखो, ये देखो इस तरीके से 1 से 2 2 से 3 अगर हम जा रहे हैं तो अगर हमारी, अब मैंने वही कहा ना आपसे, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे भाई आपकी, वर्टिकल पे। इसको मारो गोली, 1 से 2 2 से 3 कहाँ जा रहे हैं अपन भाई, बोलो, इस तरीके से जा रहे हैं क्लॉक वाइज। कहाँ जा रहे हैं बेटा, क्लॉक वाइज। तो ठीक है, तो आर होगा। अगर मैं इसी में कहा था बेटा एंटी क्लॉक वाइज आता तो लो सर एस कॉन्फ़िगरेशन होता। अरे होता कि नहीं होता, बोलो भाई। इसका अपोजिट का क्लॉक वाइज, देन आस
एंड इफ एंटी क्लॉकवाइज देन आर। ये कब है आपका, जब फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ आ गई आपकी, हॉरिजॉन्टल पे आ गई। तो यहाँ तो आप HAR लगाओगे और यहाँ क्या लगाओगे आप, BCR। बस एक ट्रिक लगा लो, दूसरी आपको अपने आप याद रह जाएगी, ये वाली जस्ट उसका अपोजिट होगी भाई। आपको 2 याद रखने हैं बस, और 2 तो अपोजिट हैं। अगर आपको BCR मतलब वर्टिकल पे आपकी फोर्थ प्रायोरिटी है, क्लॉकवाइज आ रहे तो R है, और एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो S होगा। यहाँ कैसे गए भैया अपन, एंटी क्लॉकवाइज ही तो गए हैं। यहाँ कैसे गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज गए हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। और यहाँ भी क्या जा रहे हैं भाई, आप एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हो। कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे जा रहे हो भाई, अभी आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, कैसे जा रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लियर है क्या, हो जाएगा, ऐसे कर लोगे। अब देखो, और देखो, ये रहा भाई आपके पास एनाइशियमस। एनाइशियमस किसे बोलेंगे सर, मैंने बताया था आपको कि सर 2 कंपाउंड हों, एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, दैट्स कॉल्ड एनाइशियमस। ये आपकी क्या है भाई, एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूँ तो OH के ऊपर H आता है। अरे आता है कि नहीं आता, मतलब सर मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, दैट्स मीन ये क्या भाई आपका एनाइशियोमर है। क्या है ये, एनाइशियोमर है। डायस्टेरियोमर किसे बोलोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एनाइशियोमर देख लीजिए भाई, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इसकी। एनाइशियोमर्स आर ऑलवेज मिरर इमेजेस, है ना। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। दे हैव डिसिमेट्रिक कायरलिटी। हाँ भाई, कायरल तो होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर इनके दोनों मिरर इमेज का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। द 2 एनाइशियमर्स कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, तो इसी को बोल देते हैं अपन रेसमिक मिक्सचर। दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड साइन ऑप्टिकल रोटेशन। दे आर द आइसोमर्स विच हैव मैक्सिमम रिजेंबल्स विद ईच अदर। ज़्यादा एक दूसरे से क्या होते हैं भाई, ज़्यादा रिजेंबल्स होते हैं ये। दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ओनली पोलरीमीटर। हम इसको किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं भाई, पोलरीमीटर से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लगभग बराबर होते हैं, इसलिए आप एनाइशियमर्स को ईजिली फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। आप इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं भाई इन्हें। ठीक है, ये रहे भाई आपके एनाइशियमर्स हैं आपके दोनों की दोनों। ठीक, अब डायस्टेरियोमर किसे बोलोगे भैया, कि सर एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एक दूसरे के वो क्या है, डायस्टेरियोमर्स हैं। ठीक है, अब डायस्टेरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं आपकी, डिफरेंट होती हैं, तो आप इन्हें आसानी से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा सेपरेट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन ने बताई हैं। डाइपोल मोमेंट बताया, डिफरेंट होगा भाई दोनों का, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, दोनों की सॉल्बिलिटी अलग अलग होगी। ठीक है, दोनों की क्या है भाई, स्पेसिफिक रोटेशन भी अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड कैसे हैं आपके, बिल्कुल डिफरेंट है भाई। एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या, नहीं है ना, एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल है भाई, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी ये नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी ये नहीं करते, इसे क्या बोला अपन ने, डायस्टेरियोमर्स। ठीक है भाई, क्लियर है। होप्स दैट अपन ने जो आज पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आइसोमर्स में, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।